यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिल रही है, बहुत धमकी मिल रही है। 48 घंटे में 2 बार धमकी मिल चुकी है। सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में रोज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगले 1 घंटे किन किन खबरों पर चर्चा होगी। तो जान लीजिए कि आज आप 8 से 9 किन किन खबरों को देखने वाले हैं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अगर विदेश में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो भी बताता हूं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल रही धमकियों की। लगातार धमकी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसी किस तरह से अलर्ट है, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कितनी सख्त है, इन सब पर विस्तार से बात होगी। दूसरी खबर में बात करेंगे बच्चों की मौत की। 4 बच्चों की मौत हो गई है। पता है कैसे? कार के अंदर दम घुटने से। पूरी खबर बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि अगर कभी आप कार के अंदर फंस गए तो बाहर कैसे आना है। तीसरी खबर में बात करेंगे जबलपुर हाई कोर्ट के उस आदेश की जिसमें थानों के अंदर मंदिर बनाने पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में थानों के अंदर मंदिर को लेकर क्या स्थिति है, एक्सपर्ट का क्या कहना है और संविधान में धार्मिक स्थलों को लेकर क्या नियम है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में बात होगी हाथी के उस बच्चे की जो अपनी मां को ढूंढ रहा है और उस बच्चे की मां बांधवगढ़ में मरने वाले उन 10 हाथियों में शामिल थी जिनकी मौत 5 दिन पहले हुई थी। पांचवी खबर में बात होगी रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर हुए गोलीकांड की। आखिर क्या हो गया है, यह गोलीकांड किसकी साजिश थी, खबर का हर पहलू विस्तार से बताऊंगा। छठवीं खबर में बात होगी उन विधायक जी कि जिन्होंने तालाब बनवाने के लिए अपनी ही जमीन बेच दी। बहुत अच्छा काम किया विधायक जी ने, इसलिए खबर विस्तार से बताऊंगा। सातवीं खबर में बात होगी बाबा बागेश्वर की। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर ने फिर से बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, पूरी बात विस्तार से होगी। 8वीं खबर में बात होगी आपकी सेहत की। पिज्जा खाते हैं? पिज्जा खाते हैं? अगर खाते हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिज्जा में कीड़ा निकला है। और आखिर में आपको एक रिसर्च भी दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं और 8 से 9 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। पहली खबर क्या है? पहली खबर है योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों मिल रही है। धमकी क्यों मिल रही है? इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को आखिर धमकी क्यों मिल रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ तो मुख्यमंत्री योगी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदुओं को सेफ करने के लिए देश से लेकर विदेश तक यह नारा गूंजने लगा। लेकिन अब हिंदुओं को एकजुट करने का नारा बुलंद करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार बार जान से मारने की धमकी आ रही है। धमकी आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से धमकी आई है। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार आती रहती है और योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बहुत गंभीर मसला है। सीएम योगी आदित्यनाथ देश के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पर विस्तार से बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। इतनी डिटेल्ड खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ को 48 घंटे में 2 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। नया मामला योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से, जहां पर सैफ अंसारी ने इंस्टाग्राम में कमेंट करके लिखा कि मैं भी योगी को मार दूंगा। इसके बाद गोरखपुर की एक संस्था ने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने सैफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले मुंबई की फातिमा खान ने पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज भेजकर कहा था कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। बाद में पुलिस ने फातिमा खान को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी को इस तरह से धमकी मिली हो। इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलने का लंबा सिलसिला है। देख लीजिए विस्तार से, सब कुछ देख रहा हूं, स्क्रीन देख लीजिए। मार्च 2024 में योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय में तैनात कांस्टेबल के सरकारी नंबर पर कॉल आया था। डिटेल बता रहा हूं, सब कुछ जान लीजिए। जनवरी 2024 में आतंकी पन्नू ने वॉइस मैसेज करके धमकी दी। पन्नू ने अयोध्या से गिरफ्तार 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की थी। अप्रैल 2022 में व्हाट्सएप पर योगी को बम से उड़ाने की धमकी आई। बाद में साइबर सेल ने धमकी देने वाले को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा कई बार सीएम को यूपी के डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी आई है। अप्रैल 2021 में डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया कि मुख्यमंत्री के पास 4 दिन है, 5वें दिन योगी को मार दूंगा। दिसंबर 2020 में भी डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर योगी को बम से उड़ाने की धमकी आई। 2020 में ही नवंबर और जुलाई के महीने में सीएम को जान से मारने की धमकी आई थी। धमकी का तरीका एक जैसा ही था। डायल 112 के नंबर पर धमकी आई थी। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्यों बता रहा हूं कि यह खबर गंभीर है, समझ रहे हैं आप? ये तो बात थी सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली धमकियों की, लेकिन योगी की सुरक्षा भी कहीं ज्यादा सख्त है। योगी आदित्यनाथ को परिंदा भी पर नहीं मार सकता भाई साहब। योगी की सुरक्षा के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए कि सुरक्षा घेरा योगी का कैसा है, कितने लोग तैनात हैं। देख लीजिए स्क्रीन।
वैसे तो योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन Z+ के पैरामीटर के अलावा भी योगी की सुरक्षा में कुछ खास इंतजाम है। योगी आदित्यनाथ के साथ NSG के 25 कमांडो हर वक्त तैनात रहते हैं, हर वक्त। यानी अगर इनकी 8 घंटे की शिफ्ट होगी तो 75 कमांडो केवल सीएम योगी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। जवानों के पास हाईटेक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी होते हैं। सीएम योगी कहीं भी जाएंगे तो उनके काफिले में 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी साथ होती हैं। इसके अलावा अगर योगी किसी दूसरे शहर या राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां के IG, DIG और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। जहां सीएम योगी का कार्यक्रम हो रहा होगा, सुरक्षा के 4 घेरे बनाए जाते हैं। पहले घेरे में योगी के बिल्कुल करीब रहने वाले NSG के कमांडो होते हैं जो बुलेट प्रूफ कवर के साथ होते हैं। दूसरा घेरा भी NSG कमांडो का ही होता है, लेकिन ये योगी से थोड़ा दूर होता है। तीसरा घेरा आउटर रिंग का होता है जिसमें सीएम सुरक्षा से जुड़े जवान तैनात होते हैं, और चौथा घेरा लोकल पुलिस का होता है जिसमें पुलिस और PAC के जवान तैनात होते हैं। आप समझ गए योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलने की खबर प्राइम टाइम में इतने विस्तार से क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसकी जान बचाने के लिए कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आप समझ गए होंगे कि सीएम योगी की सुरक्षा को भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे सीएम की सुरक्षा को लेकर NSG समय समय पर मॉक ड्रिल करती रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ दिन पहले। देख लीजिए, तस्वीर दिखा रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ऊपर NSG ने मॉक ड्रिल की थी, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NSG के कमांडो कैसे विधानसभा के ऊपर उतरेंगे, देख लीजिए। इसके लिए NSG के हेलीकॉप्टर से जवानों को विधानसभा की छत पर उतारा गया था। हालांकि औपचारिक तौर पर इस ड्रिल को लेकर कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन इसे सीएम योगी की सुरक्षा से ही जोड़कर देखा गया था। फिलहाल अभी यूपी की विधानसभा और सीएम योगी के आवास पर सुरक्षा कैसी है, इस पर हमारे सहयोगी आदर्श सिंह ने वहीं से लखनऊ से रिपोर्ट भेजी है। देख लीजिए, दिखाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, उनके घर की सुरक्षा कैसी है, और साथ ही साथ वो जहां पर जाते हैं वहां की सुरक्षा कैसी होती है। इस वक्त हम यूपी की विधानसभा के सामने मौजूद हैं, और यहां पर अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहां पर NSG के ब्लैक कैट कमांडोज जो हैं वो कई बार मॉक ड्रिल कर चुके हैं। यानी ये बता चुके हैं कि अगर विधानसभा में किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की चूक होती है, जरूरत पड़ती है इंगेज होने की, तो उस दौरान कैसे यहाँ पर वो आएंगे। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर बाकायदा लैंडिंग करके दिखा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, और इसी वजह से उन्हें NSG का ब्लैक कैट कमांडो कवर दिया गया था। लेकिन कुछ नियमावली के बदलाव की वजह से अब सभी जो ब्लैक कैट कमांडो कवर के जरिए सुरक्षा जिनको मिल रही थी, उन्हें अब CRPF के स्पेशल कमांडोज दिए जाएंगे। देखिए, आदर्श लखनऊ से रिपोर्ट भेज रहे थे। मुझे एक बार लखनऊ जाना होगा। आदर्श कहां खड़े हैं? कालिदास मार्ग। ये तो मुख्यमंत्री के बाहर ही खड़े हैं, मुख्यमंत्री निवास के बाहर। ये जो आपने रिपोर्ट भेजी है आदर्श, इसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ को लगातार धमकियां मिल रही हैं। एक तरफ तो बम से उड़ाने की धमकी हर दिन फ्लाइट को मिल रही है कि हम हवाई जहाज उड़ा देंगे, 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो गया है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री को, वो भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में इसको लेकर क्या चर्चा है, और फिलहाल बंदोबस्त क्या है, कितनी चौकन्ना है उत्तर प्रदेश पुलिस? आदर्श। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा दें। साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो राजनीतिक तौर पर फिलहाल कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इस पर बोलने से बच रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले भी थ्रेट परसेप्शन उनका जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पर कोई भी व्यक्ति फिलहाल बोलने से बच रहा है। लेकिन जो हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, अगर आप ये देखें तो ये पहला गेट है, पहला दरवाज़ा है। अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो ये सामने जो चौराहा है, यहाँ पर किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर रुक नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, इससे रुकने का स्पॉट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पहला घेरा है, यानी इस गेट से अंदर घुसने के लिए भी आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति का नाम सुरक्षा
डायरी में दर्ज है, जिसको पहले से अपॉइंटमेंट मिली हुई है, सिर्फ वही व्यक्ति तमाम चेकिंग के बाद पहले घेरे के आगे जा पाएगा और उसके बाद अलग अलग घेरे बनाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान और साथ ही साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट उनको तैनात किया गया है। और अगर आपको बताएं तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एनएसजी के जो जवान हैं वो तैनात है, लेकिन जो नियमावली में बदलाव किया गया है उसमें 8 से 9 लोग ऐसे हैं जिनको एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो का कवर दिया गया है। उन लोगों की सुरक्षा जो है अब हटाकर संसद की सुरक्षा करने वाले सीआरपीएफ के स्पेशल जवान जो हैं वो लगाए जाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आदर्श साहब का, बहुत धन्यवाद। आप वहां खड़े होकर इस खबर को ब्रीफ कर रहे हैं। जिस तस्वीर को देखने के लिए या जिस तस्वीर के बारे में बात हो रही हो, विस्तार न्यूज का मकसद यही होता है कि हम बहुत ही लाइव तस्वीर लोगों को दिखाएं कि खतरा क्या है। आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। कार में दम घुटने से 4 बच्चों की जान चली गई है, 4 बच्चों की दुखद मौत हो गई है। आपके घर में कार होगी? है? नहीं होगी तो आज नहीं तो कल आप कार खरीद ही लेंगे, लेकिन कार लेने के बाद बहुत सावधानी की जरूरत है। तेज चलाने या एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लापरवाही करेंगे तो खड़ी गाड़ी से भी जान जा सकती है, जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के धार के बच्चों के साथ और 4 बच्चों की जान चली गई। पूरी खबर जान लीजिए, बहुत दुखद खबर है। मध्य प्रदेश के धार का रहने वाला एक परिवार गुजरात के अमरेली गया हुआ था। अमरेली में 4 बच्चे गांव में खेल रहे थे। बच्चे खेलते खेलते कार में चले गए और बच्चों को पता भी नहीं चला कार अंदर से ऑटोमेटिक लॉक हो गई है। लेकिन बच्चों को पता तब चला जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम घुटने लगा। बच्चे कार से बाहर आने के लिए तड़पते रहे, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खोल सके और अंदर तड़पते तड़पते बच्चों की दुखद मौत हो गई। लापरवाही किसकी है? यह जिम्मेदारी तय होती रहेगी, लेकिन बच्चों की जान चली गई। मां बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन बेबस है, बेबस है। देख लीजिए तस्वीर, सुन लीजिए परिजनों। हम लोग ने कार में देखा तो बच्चे लोग सो रहे थे। हम लोग को ऐसा लगा, उसके बाद हम लोग ने दरवाजा खोल के ना उठाने की कोशिश किया, तो हम लोग हाथ पकड़ के उसको हिलाया, 2-3 बार आवाज मारा, तो हम लोग को लगा कि बस फिर खत्म हो गया, कि शरीर पूरा ठंडा हो गया था। पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि बच्चों की मौत बहुत ही दुखद है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। ये तो एक माँ बाप का दर्द है। 4 बच्चे दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आगे किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसा ना हो, इसकी भी चिंता आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज को है। इसलिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने एक्सपर्ट के साथ कार के अंदर बैठकर पूरी बात को समझा है कि अगर आप कार के अंदर फंस गए हैं तो कैसे बाहर आ सकते हैं। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए विवेक पांडे की, और हां, रिकॉर्ड भी कर लीजिए ताकि ऐसा दुखद हादसा किसी के साथ हो तो कम से कम आप जान सकें कि कैसे जान बचाई जा सकती है। विवेक पांडे की वो रिपोर्ट दिखाइए जो लोगों के लिए मददगार साबित होने वाली है। दिखाइए उनकी मौत कैसे हुई, लोग कैसे इस घटना के बाद जागरूक हो सकते हैं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट मोहित धवन है। मोहित धवन काफ़ी लंबे अरसे से ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काम करते रहे। मोहित जी, गुजरात में जो घटना हुई है, इससे माता पिता कैसे एक्सपर्ट, मतलब कैसे ये कर सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों को बता सकते हैं कि अगर कांच लॉक है और कांच पूरी तरीके से बंद है, गाड़ी पूरी तरीके से लॉक है, तो फिर कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, इस बारे में जैसा आप धार के बच्चों के बारे में बता रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटे थे। इतने छोटे बच्चों को तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते, पर हाँ, फिर भी जो कंपनी वाले हैं या माँ बाप हैं, उनको बच्चों को बताना चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो उससे कैसे बाहर निकलेंगे। जैसे हर गाड़ी में ऐसे एक बटन दिया होता है गाड़ी के लॉक अनलॉक के लिए। ये फिर भी बच्चों के लिए आसान है, यहाँ से अनलॉक हो सकती है गाड़ी। अन्यथा गाड़ी के अंदर ये जो हेडरेस्ट होते हैं, हेडरेस्ट के नीचे जो होते हैं पाइप होते हैं जिससे गाड़ी के कांच तोड़े जा सकते हैं। अन्यथा छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है, पर हाँ, बड़े बच्चों को भी अगर मतलब अभिभावक अपने बच्चों को समझावें कि कैसे निकलना है, तो बच्चे थोड़ा सा, उनको पता होगा कि कठिन समय में कैसे बाहर निकले। अगर मैं इस कार में बैठा हुआ हूँ और गाड़ी पूरी तरीके से लॉक है, कांच पूरी तरीके से बंद है, मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ? आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो ये बटन दबा के इससे गाड़ी, ये देखिए लॉक अनलॉक दोनों हो जाएगी, ठीक है ना,
और एक या तो क्योंकि हाथ से तो कांच नहीं टूटते हैं, बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, या फिर इस एड्रेस को बाहर निकाल के इसके पीछे जो लोहे के पाइप होते हैं उससे कांच तोड़े जा सकते हैं। मोहित ने बहुत बेहतर जानकारी दी है कि अगर आप कांच नहीं तोड़ सकते हैं तो ये इसे निकाल कर और इसमें जो लगातार ये जो लोहे के रॉड लगे होते हैं इससे कांच तोड़ा जा सकता है। क्योंकि हमें आपकी चिंता है इसलिए खबर दिखाने के बाद ये भी बता दिया कि आगे से आपके साथ ऐसा कुछ हो तो खुद का बचाव कैसे करना है, ये भी आपको सब कुछ समझा दिया। आप कहीं भी हो अपना ध्यान जरूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। अगली खबर क्या है, थाने के अंदर मंदिर नहीं बनाना है। ये कहां का आदेश है? हाई कोर्ट का आदेश है। और कहां? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस खबर में धार्मिक भावनाएं भी हैं, संविधान भी है, हाई कोर्ट की टिप्पणी भी है। कुल मिलाकर मामला संवेदनशील है, इसलिए आपको बिना किसी टिप्पणी के सभी पहलुओं के साथ पूरी खबर बता देता हूं विस्तार से। चलिए पूरी खबर जान लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी के पुलिस थानों में मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी है। थाने में अगर कोई मंदिर निर्माणाधीन है तो उसे भी रोकने को कहा है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल भी किया है कि आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अब इस पूरे मामले को हमने विस्तार से जानना चाहा तो पता चला कि जबलपुर के ओपी यादव ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए जबलपुर के थानों में मंदिर निर्माण पर रोक की मांग की थी। याचिका में जबलपुर सिविल लाइन, लॉर्डगंज, मदन महल और विजयनगर थानों की फोटो भी लगाई और थाने के अंदर का मंदिर दिखाया गया। हम भी आपको तस्वीरों में इन थानों की स्थिति दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर भोपाल तक थानों के अंदर मंदिर को लेकर क्या स्थिति है, ये सब भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर कानून के जानकारों का क्या कहना है वो आपके लिए सुनना जरूरी है। सुनाइए। सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी और विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों ने निर्देश जारी किए हैं। कई सालों पूर्व भी किए थे और अभी लगातार जब याचिकाएं आती हैं तो उसमें करते हैं, जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी ऐसा निर्माण कार्य जो कि पब्लिक रोड को, पब्लिक एरिया को, पब्लिक प्रमाइसेस को अफेक्ट करता है, पब्लिक की सुविधाओं को अफेक्ट करता है और अनऑथोराइज्ड है, तो उसके संबंध में बार बार माननीय न्यायालयों ने उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद हिंदूवादी संगठन के कुछ नेता भी आगे आ गए हैं। उनका कहना है कि थाने के अंदर मंदिर से ना तो ट्रैफिक रुक रहा है और ना ही किसी को दिक्कत हो रही है, तो समस्या कहां है? हिंदूवादी संगठनों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, यह भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। मेरा अनुरोध है कि जो मंदिर अगर रोड पे आ रहे हैं, यातायात विभाग में दिक्कत दे रहे हो तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम किसी भी संस्था की बात करके, टारगेट करके हम यह निश्चित करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर हम मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं तो यह तो विधि विरुद्ध है। लेकिन हाई कोर्ट का निर्देश है तो हाई कोर्ट के नाते अब हम कोर्ट में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारा विधि विभाग इसको देख रहा है, हम इसमें अपेयर होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। इस फैसले के बाद हमारे सहयोगी जबलपुर और भोपाल के थानों में गए। थानों के अंदर मंदिर की स्थिति भी देखी और आसपास के लोग जो पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी बातचीत की। सबसे पहले हमारे सहयोगी जबलपुर के उन मंदिरों में पहुंचे जिनकी तस्वीर याचिका में लगाई गई है। जबलपुर के थानों से दुर्गेश साहू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, इसके बाद भोपाल की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए। याचिका में जबलपुर के कुछ थानों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक विजयनगर थाना भी है। मैं विजयनगर थाना परिसर के अंदर आया हूं और इस समय आप देख सकते हैं कि ये विजयनगर थाने की बिल्डिंग है जिसका निर्माण 2020 में हुआ था और ठीक इसी थाने के सामने एक मंदिर भी बना हुआ है। अब ये मंदिर, जब हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई तो इसके थाना बनने के पहले से ही ये मंदिर यहाँ पर था, लेकिन छोटे रूप में था। लेकिन इसी चीज़ को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका के जरिए कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं होना चाहिए। जबलपुर शहर के विजयनगर थाने की बात अब हम पहुंच गए हैं लाडगंज थाने में और लाडगंज थाने का जिक्र भी याचिका में किया गया है। यहाँ मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि लाडगंज थाना परिसर के अंदर एक दक्षिणमुखी बाल हनुमान का मंदिर है जो अभी निर्माणाधीन है, यानी कि इसमें काम चल रहा है, लेकिन बाकी जो सुंदरता का काम है वो यहाँ पर लगभग हो चुका है, लेकिन ऊपर गुम्बद का काम फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इसके ठीक सामने आप लाडगंज थाने की बिल्डिंग देख सकते हैं। ये लाडगंज थाने का इतिहास जो है ये इसी जगह पर है, यानी कि ये
सालों से जो है इसी जगह पर चल रहा है। केवल पहले पुरानी कंस्ट्रक्शन था, लेकिन उसके बाद नया कंस्ट्रक्शन हुआ। जबलपुर के बाद हमने राजधानी भोपाल के भी मंदिरों का हाल जाना। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ने भोपाल के भी मंदिरों का हाल दिखाया है। भोपाल से दीपक की रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए भोपाल की क्या स्थिति है। दिखाइए। तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी भगवान का मंदिर बनाया गया और यहाँ पर भी पूजा पाठ की जाती है और तमाम लोग यहाँ पर भी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करने के लिए पहुँचते हैं और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो भगवान का पूजन करते हुए नज़र भी आते हैं। हालांकि अभी दिन का समय है, इसीलिए मंदिर सुनसान है, पर सुबह शाम यहाँ पर पूजा की जाती है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बिना संविधान के उल्लंघन के। संविधान सबसे ऊपर है, कोर्ट सबसे ऊपर है। आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, सबका संतुलन बना रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। हाथी का बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है। मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत। पिछले 5 दिनों से आपको यह खबर दिखा रहा हूं, विस्तार से सब कुछ बता रहा हूं। कैसे मौत हुई, किसकी लापरवाही थी, अब तक सब कुछ दिखा चुका हूं। अभी जो इस वक्त बड़ी खबर आई है, यह भी बता चुका हूं। कल यह भी बताया था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हाथियों को लेकर कितने चिंतित हैं, लेकिन आज हाथियों की खबर पर एक दूसरे पहलू पर भी बात करना चाहता हूं, जो बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश के उमरिया से आज एक तस्वीर आई। आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिन 10 हाथियों की मौत हुई थी, उनमें से 9 हाथी मादा थी और एक नर। अब जो तस्वीर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक हाथी का बच्चा इधर उधर भटक रहा है। इस बच्चे की मां भी उन मरने वाले 10 हाथियों में शामिल थी। इस हाथी के बच्चे की उम्र 2.5 साल बताई जा रही है। हाथियों के लिहाज से देखें तो 2.5 साल की उम्र अपनी मां से दूर होने के लिए बहुत कम होती है। ये ठीक उतना ही दर्दनाक है जितना किसी इंसान के बच्चे को 2.5 साल की उम्र में उसकी मां से अलग कर दिया जाए। चलिए आपको विस्तार से हाथियों के बर्ताव के बारे में भी बता देता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक हाथी का उसकी मां से रिश्ता कैसा होता है। देख लीजिए स्क्रीन। एक्सपर्ट के मुताबिक हाथी का गर्भकाल करीब 22 महीने का होता है, मतलब करीब करीब 2 साल का। एक मादा हाथी की मौत मतलब एक जन्म देने वाली मां खत्म हो गई है। और सिर्फ जन्म देना ही नहीं, इन हाथियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी आम इंसान की तरह करीब 16 साल तक अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। जब कोई हाथी जन्म लेता है तो 2 से 3 साल तक शिशु हाथी भोजन के लिए पूरी तरह अपनी मां पर ही निर्भर होते हैं। इसके बाद वो खाना खाता है, लेकिन तब भी मां का दूध ही उसके आहार का अहम हिस्सा होता है। अगर 2 साल से पहले किसी शिशु हाथी की मां की मौत हो जाए तो उसे भी बचाना मुश्किल हो जाता है। ये सब जानने के बाद आप इस हाथी के बच्चे का दुख समझ सकते होंगे। वैसे इतनी बात हो गई है तो आपको हाथियों के स्वभाव के बारे में एक रोचक जानकारी दे देता हूं। स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। हाथियों का स्वभाव होता है कि वो हमेशा झुंड में चलते हैं। हर झुंड की अपनी एक सीमा होती है। हाथी अपने ग्रुप से कभी बाहर नहीं जाते हैं। उनका अपना सिस्टम होता है, अपने नियम होते हैं जिन्हें सबको फॉलो करना होता है। एक ग्रुप के हाथी कभी दूसरे ग्रुप के हाथियों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हाथियों के दोनों गुटों में लड़ाई भी होती है। हर ग्रुप का एक लीडर होता है जिसका सब सम्मान करते हैं, और अगर लीडर की मौत हो जाती है तो उस ग्रुप के सभी हाथी हिंसक हो जाते हैं। ये तो बात थी हाथियों के व्यवहार की, लेकिन हमने हाथियों में मां और बच्चे के रिश्ते को लेकर एक्सपर्ट से भी बात की है, क्योंकि जब मैं कोई खबर बताता हूं 8 से 9 तो मुझे लगता है कि हर पहलू आपको बता दूं, विस्तार से इतना कुछ बता दूं कि आपको
सब जानकारी इसी मंच पर मिल जाए। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हाथी का जो बच्चा है लगभग 2 साल तक अपनी मदर के साथ रहता है और उसको वो पूरी ट्रेनिंग देती है, पूरा झुंड उसके साथ रहता है। उसके मदर के नहीं रहने से बच्चा अपाहिज हो जाता है उसको, और फिर जो है दूसरे और किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका वो बच्चे को जो है उसका ग्रोथ हो पाएगा या बड़ा हो पाएगा। दूसरी चीज़, उसकी मदर की डेथ उसके सामने हुई है। हाथियों का तो ये देखा गया है कि अगर कोई हाथी कहीं मरा है और साल भर बाद या 2 साल बाद भी वहाँ से अगर हाथियों का झुंड निकलता है तो वो अपने उस मृत साथी की पहचान करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इस समय हाथियों की मौत को लेकर सभी चिंतित हैं और इस बीच भावुक वीडियो आया तो सोचा इस पहलू पर भी बात कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये दिखा देते हैं। रायपुर को क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है, क्यों कह रहा हूं ये बात, क्यों कहना पड़ रहा है आज मुझे। राजधानी रायपुर को आखिर क्या हो गया है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्म हो गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूं। 4 नवंबर को रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक युवक पर गोली चली। जिस युवक पर गोली चली है उसका नाम शेख साहिल है और वो एक आदतन बदमाश है। साहिल जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात करने आया था। इसी दौरान साहिल पर 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें साहिल घायल है और फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम शेख शाहनवाज उर्फ शानू और दूसरे का नाम शाहरुख है। आरोपियों को कब्जे से एक देसी कट्टा भी जब्त किया गया है, जबकि एक आरोपी हीरा छूरा अभी भी फरार है। गोलीकांड का प्रमुख आरोपी शाहरुख जून से ही बाल सुधार गृह से फरार था और इसी दौरान शाहरुख ने इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी खुद को सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ का डॉन बताया करते थे। बताइए, देसी कट्टा लेकर डॉन बन गए। लेकिन अब इन्हें पुलिस थाने लेकर पहुंची तो एक बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। क्या मतलब ऐसा डॉन बनने से, बताइए। अब पुलिस ने बता दिया कि खाकी से बड़ा डॉन कौन होता है, बता दिया। अब लंगड़ा रहे हैं तो दूसरा रोते बिलखते ले जाया जा रहा है। देख लीजिए। परिजनों के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले परिजन और पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। पहले से वो लोग यहाँ पे मुंह बांध के खड़े हुए थे, जैसे बाहर निकला फट फट 2 फायरिंग चालू। गोली मारने वाले कितने लोग थे? गोली मारने वाले यहाँ 2 जने खड़े थे, बाकी उस पार खड़े हुए थे। 2 लोग इधर थे, बाकी सब वहाँ पे नकाब पहने हुए थे या फिर पट्टा से मुंह बांधे हुए थे। पट्टा से पहचानते जानते नाम हम सब। क्या नाम है? रंजिश के चलते हुआ है ये। हाँ, एक बार फोन भी आया है हमारे कने, रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग भी दिखा। फोन क्या बोला गया? कभी भी इस तरह काम हो जाएगा, कहीं भी कर देंगे करके। रियाज उनको मौका मिला, आज करके निकल गए। जिस वक्त गोली चली आप लोग साहिल के साथ थे? साहिल के साथ थे हम लोग सब। आज दौड़े हैं खून में लथपथ लेके दौड़े हम लोग। रायपुर शहर में नाकेबंदी कर दी गई थी और इसी का परिणाम है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया गया घटना कारित होने के चंद घंटों में ही। क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस मामले में एक बार फिर से आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। क्या हो गया है, जो भी आरोपी आता है उसका कांग्रेस से कनेक्शन निकल ही जाता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की, जिसमें फरार आरोपी हीरा छूरा की तस्वीर कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर के साथ थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि इस मामले में फरार तीसरा आरोपी हीरा छूरा महापौर का गुर्गा है। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी और बीजेपी पर आरोप लगाया। सुन लीजिए, राजनीति हो रही है, ये भी देखना समझना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए और सब कुछ दिखाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद प्रमुख रूप से जितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है, एक एक घटना का आप विश्लेषण करें तो ज्यादातर घटना में कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का हाथ। सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे थे। कहीं न कहीं कांग्रेस इसके पीछे षड्यंत्र करती है, पर
ये कांग्रेसियों के मंसूबे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। जो कोई भी अपराध करता पकड़ा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर की जाएगी। हाँ, मैं तो डी कंपनी चला रहा हूँ ना, मैं तो क्या बिश्नोई है उसकी गैंग का आदमी हूँ, इसलिए तो मैं डी कंपनी चला रहा हूँ। तो डी कंपनी का आदमी हूँ तो गुर्गे पालता हूँ, इसलिए मेरा फोटो है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के उपाध्यक्ष है उसके साथ में उसका फोटो है। सुनील वांद्रे जी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं उनके साथ में उसका फोटो है। माननीय सांसद महोदय सुनील सोनी जी के साथ में जो सांसद थे और अभी रायपुर का चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ फोटो है। तो क्या वो सब लोग भी जवाबदार हैं? इस पूरे मामले में प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल की गेट पर लगा सीसीटीवी नीचे की ओर लटका हुआ था, जिसके कारण उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। बताइए, सेंट्रल जेल के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, नीचे लटका हुआ है। हद है भाई, गंभीर लापरवाही है जेल प्रशासन की है। रायपुर में बढ़ते अपराध को लेकर आईजी रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा ने आपात बैठक की है। इस बैठक में पुलिसिंग से नाराज आईजी ने सीएसपी, टीआई समेत एएसपी को जमकर फटकार लगाई। इस तरह की घटनाएं होना दुखद है। राजधानी रायपुर में ऐसा पहले कभी नहीं होता था। रायपुर में इस तरह की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। रायपुर में एक हफ्ते के अंदर 6 घटनाओं में कुल 7 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा देख लीजिए, डराने वाला है, चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, सब कुछ आपको बता देता हूं। पहली घटना देखिए, 31 अक्टूबर की रात खमारडी थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां देर रात घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और उस हमले में उसकी पत्नी की हालत गंभीर हो गई थी, जिसका इलाज अभी भी जारी है। दूसरी घटना 30 अक्टूबर की रात की है, जहां खमारडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदर साहू की हत्या कर दी गई। तीसरी घटना 31 अक्टूबर की है, जहां पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत जुआ खेलने के दौरान डबल मर्डर हो गया। इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चौथी घटना 1 नवंबर की है, तिल्दा नेवरा क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या कर दे रहे हैं भाई, क्या हो रहा है। 5वां मामला 1 नवंबर का है, देवरपारा में चाकू मारकर एक नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई। 6वीं घटना भी 1 नवंबर की है, सरोरा में एक युवक की जान ले ली गई। इन सभी घटनाओं की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इन मामलों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाया है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले पर पलटवार करते हुए कहा है कि इसके पीछे साजिश है। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुन लीजिए। बिल्कुल सच्चाई है कि दिवाली के दिन से, त्यौहार के दिन से हमने तो शुभकामनाएं दी थी प्रदेश की जनता को कि अच्छे से दिवाली मनाए, लेकिन बहुत से जगह में अगर अच्छे से दिवाली मना तो बहुत से परिवारों में गम का माहौल भी था। इसलिए क्योंकि इस त्यौहार के दिनों में भी सरकार अगर सुरक्षित नहीं कर पा रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी को, और लगातार करीबन 9 से 11 मौतें हुई है, मतलब इस सरकार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये सरकार यह है कि अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आपने क्या किया 5 साल में कितनी घटनाएं होती रही, उन घटनाओं पर कितना संज्ञान लिया गया, उन घटनाओं को किस तरीके से उसका निराकरण कितना हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध के पूरे देश में ये चर्चा चली। जनता के बीच एक भ्रम का वातावरण फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उन घटनाओं पे, जिस घटनाओं पर ये आंदोलन करते हैं, जब उस घटना में उनके आदमी का पाया जाना होता है तो बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले ये नैरेटिव सेट कर देते हैं कि ये सारा कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है, ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। ये घटनाएं काफी संवेदनशील हैं, इसलिए इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए तो वो है सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि रायपुर का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाए, लोगों के अंदर डर और खौफ कम से कम ना रहे। मृगेंद्र, हो क्या गया है रायपुर को, और जो इस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर तो शहर के लोग भी डरेंगे ना भाई। इससे पहले तो ऐसा इतिहास नहीं रहा है राजधानी रायपुर का। मृगेंद्र, पिछले 24 साल में इस तरह की जो वारदातें, लगातार वारदातें हो रही हैं, वैसा कभी हमने नहीं देखा न सुना। राजधानी में जिस तरीके से पुलिसिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से पुलिस का भय होना चाहिए, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए कि दीपावली पर हत्याएं हो रही हैं, उससे पहले तेलीबांधा तालाब के पास पीआरए ग्रुप के दफ्तर के सामने गोली चली। तो ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, वो राजधानी पुलिस की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर रही हैं, जो यहाँ अधिकारी हैं उनके कामकाज पर सवाल खड़ा कर रही हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पब्लिक
जो आम आदमी है उसमें एक भय है। आम आदमी ये महसूस नहीं कर रहा है। कुछ लोग अभी तेलीबांधा तालाब के सामने रोजाना टहलने जाते थे सुबह, उन लोगों ने ये कहकर बंद कर दिया टहलना कि क्या पता किसी दिन चाकूबाज कोई नशेड़ी आए और हमको ही पैसे के लिए चाकू मार दे। तो इस तरह का भय जो है वो न सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम लोगों पर चिंताजनक है मृगेंद्र, ये चिंताजनक है, बहुत ज्यादा चिंताजनक है और इस पे सुधार बहुत जल्द होना चाहिए। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन आम जनमानस को डर और भय नहीं होना चाहिए, खासकर राजधानी रायपुर में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? नक्सलवाद से बड़ा खतरा है धर्मांतरण। कौन कह रहा है? बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर, आपको याद ही था। नक्सलवाद से भी बड़ा खतरा धर्मांतरण है, धर्मांतरण जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, यही कहा है बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, सब कुछ देख लीजिए। हिंदुत्व के मामले को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा चर्चा में रहते हैं। हिंदुत्व के मसले पर उनका रुख हमेशा कड़ा रहता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसा बयान दिया कि वो फिर से चर्चा में आ गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कांकेर में क्या कहा है? यहां उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले 11 परिवारों को वापस हिंदू धर्म में शामिल कराया। यहीं पर उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण की तुलना नक्सलवाद से की है। उन्होंने धर्मांतरण को नक्सलवाद से भी बड़ा खतरा बताया है और कहा है इसे रोकना बहुत जरूरी है। सुनना चाहते हैं क्या कहा है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने? सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बाबा बागेश्वर ने कहा है? सुना दीजिए भाई। छत्तीसगढ़ कुछ पिछड़ने का एक मूल कारण यह भी रहा कि यहाँ नक्सलाइट एरिया रहा। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। ये भी खतरनाक है पर ये और ज्यादा खतरनाक है। छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब भारत को खोखला करना। हमने पूरे भारत में सभी प्रदेशों में लगभग कार्य सेवा की, पूरे प्रदेशों में जाते, अन्य देशों में भी गए। बहुत से देशों में, दुबई जैसे शहर जो इस्लामिक देश है, उस देश में भी अपनी हिंदुत्व की हमने बात रखी। बहुत बड़ा बयान दिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। दरअसल सनातनियों को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा का मकसद जातिवाद और भेदभाव को मिटाना है। यह यात्रा 21 से 30 नवंबर तक होगी। बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर तक ये यात्रा की जाएगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रोज यानी हर दिन 20 किलोमीटर चलेंगे। ये पदयात्रा 155 किलोमीटर की होगी। इस पदयात्रा की खूब चर्चा हो रही है और इसी सिलसिले में हिंदुत्व और हिंदू को लेकर बाबा बागेश्वर लगातार मुखर है। पिछले कुछ वक्त से धर्मांतरण बस्तर की राजनीति के केंद्र में रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बस्तर और कांकेर दोनों ही लोकसभा सीटों पर धर्मांतरण के खिलाफ मुखर रहने वाले नेताओं को टिकट दिया था। बस्तर से महेश कश्यप और कांकेर से भोजराज नाग, दोनों ही नेता धर्मांतरण के खिलाफ बोलते रहे हैं और इन दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की। ऐसे में निकाय चुनाव से पहले धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के राजनीतिक मायने भी ढूंढे जा रहे हैं और इसीलिए इन बयानों का असर क्या हो रहा है, सीधे जगदलपुर लिए चलता हूं, बस्तर लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर हैं। संजय, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो कह दिए कि नक्सलवाद से बड़ा खतरा धर्मांतरण है, लेकिन यह तो भारतीय जनता पार्टी की पिच है। इसमें तो जो भी बैटिंग करने आएगा जीत बीजेपी की ही होनी है। संजय, इस बयान को किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, बस्तर में पिछले अगर मैं 2-3 सालों की बात करूं तो ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जब बस्तर के किसी न किसी हिस्से से दो धर्मों के लोगों की आपस में लड़ने की खबरें ना आई हो। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान बहुत मायने रखता है। मैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, जितने लोग उनके प्रवचन सुनने भीड़ में उमड़ते हैं कार्यक्रम में, लगभग 90 लाख उनके फॉलोअर्स यूट्यूब पे हैं, लगभग 18 लाख फॉलोअर्स जो है इंस्टाग्राम पे हैं। तो उनकी फॉलोइंग जो है वो काफ़ी बड़ी है। ऐसे में उनका बयान का असर जो होगा वो यहाँ की राजनीति पे साफ तौर पे नज़र आएगा। उन्हें क्योंकि बस्तर आने का बुलावा भी दिया जा चुका है, उन्होंने बोल दिया है कि जल्द ही बस्तर में भी जो है एक कार्यक्रम वो करेंगे। इसके साथ ही जसपुर भी हो जाने वाले हैं, जसपुर जहाँ सबसे बड़ा चर्च भी है। ऐसे में क्या अब ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले जब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसका सीधा असर जो है वो राजनीति में नजर आएगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव में ये जो उन्होंने टिकट बांटी थी तो उस समय भी साफ तौर पे ये देखा गया था, महेश कश्यप नए नवेले चेहरे थे, सिर्फ एक बात धर्मांतरण के खिलाफ मुखर रहे हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था
ऐसे में उन्हें जीत भी मिली तो हो सकता है बीजेपी एक बार फिर से ये दोहराए, क्योंकि बस्तर में खास तौर पे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इस वक्त ये बड़ी समस्या है और लगातार प्रशासन और पुलिस के सामने भी ये चुनौती बनी हुई है, क्योंकि दो धर्मों के लोग जो है वो लगातार एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बागेश्वर धाम के इस बयान का कितना दूर तक असर होता है। बनाए रखिएगा संजय, हम तो आपकी नजरों से, आपकी बुद्धि से, आपके अनुभव से ही नगरीय निकाय चुनाव के समीकरण को समझेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ को बताएंगे। आपका बहुत धन्यवाद इतने विस्तार से विश्लेषण करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? विधायक ने छठ पूजा के लिए जमीन बेच दी। चलिए कोई बात नहीं, खबर की शुरुआत करते हैं। वादा खिलाफी ना हो इसके लिए विधायक जी ने अपनी ही जमीन बेच दी। बहुत अनोखा काम किया है विधायक जी ने, सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए खबर बता देता हूं। चुनाव में नेता कई वादे करते हैं, कुछ वादे पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक विधायक ने जब गंगा जल की कसम खाकर प्रण लिया तो उसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बात कर रहा हूं दुर्ग के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की। विधायक रिकेश सेन ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन के सामने गंगा जल की सौगंध खाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो छठ पूजा से पहले बैकुंठ धाम का सूर्य कुंड बनवाऊंगा। और विधायक जी अपना वादा निभाते हुए अब कुंड बनवा रहे हैं, लेकिन इस कुंड को बनवाने के लिए विधायक जी को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ गई है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं। दिखाइए रिपोर्ट। मैं गंगा जल की सौगंध खाता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कोई काम होगा तो छठी मैया का ये तालाब कोई कुंड बनेगा। इस सौगंध को लेने के बाद विधायक रिकेश सेन चुनाव जीत गए और उन्होंने अपने सौगंध को पूरा करने के लिए पहल भी शुरू कर दी। लेकिन तालाब बनवाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही विधायक रिकेश सेन ने तालाब बनवाने की पहल शुरू की तो पता चला कि इस तालाब के निर्माण में कोई सरकारी फंड नहीं मिल सकता, जिसके बाद विधायक रिकेश सेन ने बड़ा कदम उठाया। सरकारी फंड न मिलने पर उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और इससे मिले 90 लाख रुपए से उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया। क्या कह रहे हैं विधायक जी, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। मैं जो चीज सोच लेता हूँ, मुझे लोग जिद्दी वाला नेता बोलते हैं। मैंने अपने घर को भी नहीं बताया। तिल्दा में मेरी पैतृक जमीन है, मेरा खेत है। उस खेत को मैंने 90 लाख रुपए में बेचा। ये तालाब की लागत आ रही थी 1.5 करोड़ रुपए के लगभग। मैंने इसे 90 लाख रुपए में अपनी जमीन को बेचा और इस तालाब का काम मैं रात रात को चालू करता था और इस तालाब को हमने अंतिम रूप दिया और आज हम 51 नदी का जल इसमें हम डालने वाले हैं। ये तालाब सबके लिए अमृत बन गया है। ये अमृत हमेशा लोगों के लिए जीवनदायी बन के रहे। शाबाश विधायक जी, बहुत बढ़िया काम किया है आपने। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इस तालाब के निर्माण में काफी समस्या आई, लेकिन फिर भी विधायक रिकेश सेन ने हार नहीं मानी। वैसे तो हम लोग हर दिन नेताओं पर सवाल ही उठाते हैं, प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब कोई इतना जिद अपने जनमानस के लिए करे तो तारीफ करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए, खुले मंच से करना चाहिए। इसी तालाब पर अब छठ पूजा होगी। बहुत बढ़िया विधायक जी, फिर से कह रहा हूं। इसी के साथ छठ पूजा की एक और अनोखी तस्वीर भी देखिए। तस्वीर मनेंद्रगढ़ की। लोक आस्था के महापर्व छठ में सामाजिक सद्भाव और एकता की तस्वीर सामने आई है। छठ में घाटों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मनेंद्रगढ़ के सरोवर तालाब की सफाई यहाँ के वार्ड पार्षद मोहम्मद अजमुद्दीन अंसारी कर रहे हैं। इन्होंने भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद अजमुद्दीन, सुन लीजिए। माँ गंगा करवाती हैं, उन्होंने कितने साल से कर रहे हैं? ये 12-13 साल हो रहा है। 12-13 साल से कर रहे हैं हम लोग पूरा इसको। और नगर पालिका से एक मतलब ये राहुल बर्मन है, इसको भी 5-6 महीने से रखा भी गया इसमें, मतलब अच्छा पेमेंट पे, तो सफाई करते रहता है। बाकी तो माई है, छठ माई है, वो सबके लिए है। वो छठ की अनोखी तस्वीर दिखा दी, लोगों को सुना दिया। बारी है आगे एक ऐसी खबर की
जिसको आप देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। चलिए खबर दिखा देता हूं। दादी को प्यार करो, डंडा मत मारो। ये देखिए दादी को पिटाई कर रहा है। ये कैसा व्यक्ति है? दादी और पोते का रिश्ता बहुत अनोखा होता है, बहुत प्यार होता है इस रिश्ते में। दादी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पोते को करती है, लेकिन एक लड़के ने इस रिश्ते को कलंकित किया है, शर्मसार किया है। तस्वीरें देखिए। वीडियो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत गुस्सा आएगा, जैसे मुझे आ रहा है, क्योंकि जिस दादी ने बचपन में चलना सिखाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, उसी दादी को क्रिकेट खेलने वाले बैट से बेरहमी से पीटा जा रहा है। दादी रो रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सन की पोता फिर भी नहीं रुक रहा है। दादी को पैरों से भी मार रहा है। आसपास मौजूद लोगों ने लड़के को रोका, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि समाज में इन्हें पोता कहा जाए या फिर दरिंदा कहा जाए। देखिए। तो मैं देखिए तस्वीर, अभी जो उनका पोता है और बहू है वो तो ताला बंद करके चले गए हैं। देखिए दोनों ही घरों में आपको ताला लटक रहा मिल रहा होगा। इसी बैट से सोचिए, इतने बड़े बैट से जब एक बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की जाएगी तो उसका हाल कैसा होगा। मारी से लकड़ी से हाथ बहुत चोट लग गई, बहुत दर्द देते। अपन बहुत भी गाड़ी देते सुन लेते, लेकिन लेकर आज के गाड़ी देते बेकार लगते ना, वो मार जिस हुई तो हम का जानबो है नहीं। दादी रो रही है, दुखी है। हमारे समाज के लिए ये बहुत चिंताजनक है। कोई इस तरह अपनी दादी को कैसे पीट सकता है? मामला रायपुर के अमनपुरी कॉलोनी का है। गंगाबाई देवांगन के पोते विशाल देवांगन ने उसे जरा सी बात पर खूब पीटा। इस दौरान दूर बैठे पड़ोसी ने इस मारपीट की घटना का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि गंगाबाई देवांगन और उसकी बहू मधु देवांगन के बीच विवाद हुआ था। हर घर में विवाद होता है, सास और बहू का। किस घर में नहीं होता? आपके घर में नहीं होता, मेरे घर में तो होता है। डंके की चोट पर बता रहा हूं। लेकिन इतनी सी बात पर क्या आप आपा को बैठेंगे? इतनी सी बात पर क्या आप एक बुजुर्ग पर इस तरह से बैट से हमला करेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। इसके बाद पोते ने दादी को पीट दिया। दादी को पीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और शर्म इन्हें इतनी आ रही है समाज से कि ताला बंद करके घर से बाहर जा चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने से पहले नहीं सोचा था। इस घटना में दादी को काफी चोट आई है। सब कुछ मेरे रिपोर्टर ने ग्राउंड से दिखा दिया। दादी का पूरा हाथ सूज गया है और जानते हैं, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन दादी का पोते के लिए प्रेम कम नहीं हुआ है। दादी ने अपने पोते के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि दादी और पोते का प्रेम बहुत अनूठा और प्यारा रिश्ता होता है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अश्वनी नगर की घटना है। किसी प्रकार के थाना में रिपोर्ट नहीं आई थी। वीडियो प्राप्त होने पे तस्दीकी के लिए पेट्रोलिंग टीम वहाँ पे उपस्थित मौके पे गई हुई थी। जो वृद्ध महिला जो मार खाई है उनसे बातचीत करके रिपोर्ट लिखाने के लिए आग्रह किया गया। घटना के बारे में वृद्ध महिला ने बताया कि उनके और उनके बहू के बीच में वाद विवाद को लेकर के उनके पोते के द्वारा उनसे मारपीट की गई है और वो किसी प्रकार का रिपोर्ट अपने बेटे नाती के विरुद्ध नहीं लिखाना चाहता है और ना ही कोई पुलिस हस्तक्षेप। दादी की शिकायत ना करने का मतलब क्या समझा जाए? दादी का पोते के लिए प्रेम या फिर पोते का फिर से पीटने का डर। यह घटना बहुत दुखी करने वाली है, आहत करने वाली है, परेशान करने वाली है और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। लेकिन उससे पहले जाते जाते आप ये देख लीजिए कि आपको खबर कहां देखना है। एक्स पर जाइए आप। अगर खबर आप टीवी में नहीं देख पाए हैं तो आप एक्स पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, इंस्टा पर जाइए। हर जगह आपको विस्तार न्यूज की खबर मिल रही है। और अगर आपको लगता है कि आपकी खबर विस्तार न्यूज दिखाए तो फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 8282824982 पर अपनी समस्या बताइए। हमारा रिपोर्टर जिस जिले में होगा आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।